बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रेसिड्यू चैप्टर से है। सो दैट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ 1/z e to the power z minus 1 आर पोल्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ पोल्स एंड फाइंड रेसिड्यू ऑफ पोल्स। यानी इसमें 3 पार्ट हैं। पहले तो हमें बताना होगा कि जो भी सिंगुलर पॉइंट होंगे इस फंक्शन के वो सभी पोल हैं। फिर नेक्स्ट में बताना होगा कि जो भी हमने पोल फाइंड किए होंगे यानी जो सिंगुलरिटी फाइंड की होंगी वो सारे पोल होंगे, और उन पोल का ऑर्डर्स भी बताना होगा, उन पोल्स का ऑर्डर भी बताना होगा, और उन पोल्स पर रेसिड्यू जो होगा वो भी हमें बताना होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। माना एफ इज इक्वल टू 1/z e to the power z minus 1, ये गिवन फंक्शन है। इसके बाद हमें अगर सिंगुलरिटी पता करनी है, क्योंकि सिंगुलरिटी कई तरह की होती हैं। अगर मोटे तौर पे देखें तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और फिर उसमें भी कई और तरीके की हैं जिसमें आपको मालूम है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर, इसमें पोल भी हैं होते हैं और रिमूवेबल भी होती है, और फिर और भी होती हैं। फिर हम यहाँ पर टॉपिक जो है उस पर फोकस करते हुए हमें सिंगुलरिटी अगर फाइंड करनी है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे सिंगुलरिटी? टू ऑब्टेन, यानी ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन दी singularities of fz, we shall equate to 0 the denominator of एफ जेड जो हमारा यहाँ पर दे रखा है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास 2 फैक्टर नज़र आ रहे हैं। एक z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दूसरा e to the power z minus 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, z इक्वल टू 0 पोल मिल चुका है जब इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखा। जब इस वाले फैक्टर को हमने 0 के बराबर रखा तो यहाँ से e की पावर z को लिख सकते हैं। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर में ही लिखना चाहें तो e to the power 2n pi i ऐसा लिख सकते हैं। जबकि हमें मालूम है n जो है बिलोंग करता है i को, मीन्स कोई भी ये इंटीजर होता है, और i जो होता है हम लोग जानते ही हैं कॉम्प्लेक्स है पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है। और यहाँ पर ये वैल्यू आपको ध्यान हो, यूलर फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। हालांकि ये पुरानी प्रॉब्लम है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जैसे e की पावर i z हो तो फार्मूला होता है यूलर से cos z प्लस i sin z होता है। तो यहाँ पर z की जगह पर है 2n पाई है, 2n पाई, और i हमने लिख दिया बाद में। तो z की जगह पर है 2n पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2n पाई और प्लस i इंटू साइन 2n पाई। हम लोग जानते हैं साइन में पाई का कोई भी कोफिशिएंट हो, कोई भी इंटीजर हो यहाँ पर, तो ये तो वैल्यू 0 के बराबर होती है। और इसमें 2n पाई लिखा है तो ये वैल्यू जो होती है हमेशा 1 के इक्वल होती है। इस तरीके से ये एक प्योरली रियल आ जाता है, 1 आ जाता है, यानी 1 को हम लिख सकते हैं e to the power 2n पाई आई, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया था। अब कंपेयर करेंगे तो इससे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 2n पाई आई मिल जाएगी। यहाँ पर i की वैल्यू आपको पता ही है कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल I को। देखिए यहाँ पर n बराबर जब 0 रखेंगे तो z की वैल्यू एक 0 यहाँ से मिल रही है और एक z की वैल्यू यहाँ से मिल रही है। तो क्लियरली ये हमें पता चल गया कि z इक्वल टू 0 जो कि एक पोल है और उसका ऑर्डर यहाँ पर 2 होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमें लिखना होगा। सिंस z इक्वल टू 0 ऑकर्स, क्योंकि एक यहाँ से मिल रहा है और दूसरा
यहाँ से मिल रहा है, तो 2 वैल्यू मिल रही हैं z की, यानी रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है, सिंस z इक्वल टू 0 ऑकर्स ट्वाइस 2 बार ये ऑकर हो रहा है, देयरफॉर it is a डबल पोल ऑफ एफ का ये डबल पोल कहलाएगा, यानी इसका ऑर्डर जो है पोल का वो 2 होगा। एंड और दूसरा ये n बराबर 0 को छोड़ के बाकी वैल्यू के लिए ये यहाँ पर होगा z, यानी z की वैल्यू 2n पाई i, यानी z की वैल्यू आपकी 0 नहीं लेना है, इंटीजर में 0 भी होता है और 0 हम यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं, बता चुके हैं वो डबल पोल है। तो इस बेस पे हम यहाँ पर लिख देना चाहिए कि n की वैल्यू जो है वो आपको लेना है +-1, इंटीजर में 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो +-। वैसे आई नॉट भी इसे आई नॉट्स n बिलोंग टू आई नॉट भी कर सकते हैं, ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्लियरली बता देते हैं +-2 +-3, इसको ओपन करके एक्सप्लिसिटली लिख दिया इसको। ये जो पोल हैं ये एक नहीं बल्कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 2 पाई i, और -1 रखेंगे तो -2 पाई i, फिर 2 रखेंगे -2 रखेंगे, इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यू है और यहाँ पर इनफाइनाइट पोल मिलेंगे r, लेकिन काफ़ी दूरी पर ये पोल हैं r, इसलिए पोल कहलाएंगे क्योंकि ये पॉइंट्स जो है पास में नहीं है। 1 रखेंगे 2 रखेंगे काफ़ी स्पेस में, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा वहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी दूरी पर होंगे, ऐसे में ये पोल कहलाएंगे r दी पोल r, और सिंपल पोल कहलाएंगे सिंपल पोल्स ऑफ एफ। ये सिंपल इसलिए कहलाएंगे क्योंकि इनका ऑर्डर 1 है, जैसे कि इस z इक्वल टू 0 जो है वो 2 बार मिल रहा था, इसका ऑर्डर 2 था, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमें मिलेंगे यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो हमें z की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी 2 पाई i, ऐसे ही -1 रखेंगे तो -2 पाई i, 2 रखेंगे तो 4 पाई i, -2 रखेंगे -4 पाई, काफ़ी अलग अलग वैल्यू हैं और ये सब यूनिक वैल्यू हैं, तो एक ही बार मिल रही हैं, तो सिंपल पोल ये सारे पॉइंट सिंपल पोल हैं। अब चूँकि ये सिंपल पोल हैं ये वैल्यूज़ बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू, और z इक्वल टू 0 जो है वो डबल पोल है, तो इनका अब चूँकि हमें रेसिड्यू निकालना है, हमने देखा कि जो सिंगुलरिटीज़ थी वो सारी पोल हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये अलग अलग स्पेस यानी हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में काफ़ी दूरी पे ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये पोल्स हो गए यहाँ पर। और इन पोल्स पर हमें इनका ऑर्डर बताना तो वो भी हो गया। अब रेसिड्यू रह गया, तो रेसिड्यू जो है जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि रेसिड्यू निकालने का तरीका अलग अलग हमें यूज़ करना पड़ेगा। z इक्वल टू 0 के लिए अलग रहेगा और बाकी जो z इक्वल टू 2n पाई i है इनका तरीका जो है वो बिल्कुल इनसे अलग रहेगा। तो 2 मेथड का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिसका ऑर्डर 2 है यानी, तो उसके लिए हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, यानी कोई भी ऑर्डर हो उसके लिए फार्मूला ये होता है। उसके बाद फिर हम आपको जो सिंपल पोल हैं यानी 1 ऑर्डर के जो पोल हैं उनका रेसिड्यू, उन पर रेसिड्यू जो है फंक्शन का फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम इसके लिए फार्मूला लिख देते हैं इस z इक्वल टू 0 के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये है इसका ऑर्डर 2 है इस पोल का। तो फार्मूला होता है रेसिड्यू एट द पोल ऑफ ऑर्डर m, यानी जिस पोल का ऑर्डर m हो उस पर रेसिड्यू ऑफ fz का रेसिड्यू इज़ गिवन बाय ये दिया जाता है इस फार्मूले से। यानी सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बता देना चाहिए कि जो फंक्शन है वो हम इस तरीके से लिखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है fz इज़ गिवन बाय, तो fz को जो है पहले हम जैसे पोल पता हो गया तो एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पर इक्वल का fz जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर fz इक्वल टू लिख दें, और यहाँ पर fz को इस तरीके से लिखना पड़ेगा
फाई जेड एक फंक्शन होगा एनालिटिक, और अपान में जो यहाँ पर पोल है, यानी जैसे कि ए है पोल, रेसिड्यू एट ए पोल, ये यहाँ पर ए एक पोल के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसका ऑर्डर चूँकि एम है तो एम इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो फंक्शन को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर एम ऑफ एफ जेड, यानी एफ जेड जो फंक्शन है जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसके एक पोल ए पर जो कोई पोल है और उसका ऑर्डर एम है, तो उसका रेसिड्यू दिया जाएगा इज़ गिवन बाई, जैसे कि पहले लिख चुके थे गिवन बाई। तो उसको हम अगले पेज पर लिख दे रहे हैं। तो किस तरीके से दिया जाता है ये, तो ये रेसिड्यू की वैल्यू होगी अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं 5 टू द पावर, ऑर्डर कितने का था, ऑर्डर हमने इससे माना था एम ऑर्डर का माना था, तो m-1, और पोल क्या था, ए था, तो ए लिख देंगे, यानी z के यहाँ पर ए पुट कर देंगे, और अपान में फैक्टोरियल में भी उतना ही रहेगा जितना कि पावर इसमें फाई का जितने बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर डिनोट हो रहा है, यानी m-1 टाइम्स, अपान में भी m-1 आ जाएगा। तो ये रेसिड्यू होगा। तो इस फार्मूले का हमें यूज़ करना होगा। अब z इक्वल टू, चूँकि हमारा जो सवाल का है एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो ये थी, यानी 1 अपान जेड ई टू द पावर z-1 थी। तो यहाँ पर हमें चूँकि ज़ीरो पर ऑर्डर z इक्वल टू ज़ीरो पर हमें पोल पर z इक्वल टू ज़ीरो पोल पर जिसका ऑर्डर हमें मालूम हो चुका है 2 है, तो इसको फंक्शन को इस तरीके से लिखें जैसे कि हमने पीछे भी एफ जेड को यहाँ पे लिखा था फार्मूले में, फाई जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर एम इस फार्म में। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा ताकि हम यहाँ से एक, तो हमें मिल ही चुका है, यहाँ पर एक मिल चुका, मतलब ये वाला फैक्टर, यानी हमारा ए की जगह पर चूँकि पोल ज़ीरो है तो इसे z-0 कर सकते हैं z को। तो ऐसे ही एक फैक्टर यहाँ से निकालना होगा, वो हमें सामने नज़र आ रहा, क्योंकि e की पावर z का एक्सपेंसन होता है 1 प्लस z अपान फैक्टोरियल 1 प्लस z² अपान फैक्टोरियल 2 प्लस z³ अपान फैक्टोरियल 3, और ये इनफाइनाइट तक इसी तरीके से चला जाता है। और ये माइनस का 1 जो लिखा हुआ है वो इस प्लस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो हर एक में z कॉमन आ रहा है, इस z को यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो z-0 एज इट लिखा रहने दें, इसमें से z को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस का z की पावर 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस z² अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसको भी हम जो है वो z-0 कर सकते हैं, तो इसे z-0 और इसको भी z-0, और इस चीज़ को हम पूरे को ऊपर ले जाएंगे तो लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इस 1 को छोड़िए, यानी 1 अपान में पूरा ये ब्रैकेट आ जाएगा। ये क्या है, 1 अपान फैक्टर 1 की वैल्यू 1 होती है प्लस z अपान ये 2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा अगर कम नज़र आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, सिस्टम को काट देना चाहिए। तो ये लिखा हुआ था z-0, जैसे कि यहाँ पर दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं z-0 का होल अप स्क्वायर, और इस फैक्टर को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसे 1 अपान में बचेगा, ये 1 अपान फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है, और z अपान ये 2 आ गया प्लस z² अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये एफ जेड की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, और इसको हम लोग फाई जेड कंसीडर करेंगे। ये तो ऊपर जो लिखा है, यानी इससे कंपेयर करेंगे जब हम, तो ये फाई जेड की वैल्यू है। अब रेसिड्यू जो होता है फाई जेड का m-1 टाइम्स, क्योंकि इसका ऑर्डर m की जगह पर हमारा 2 है, तो हमें 2-1 यानी 1 टाइम्स से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा फाई जेड को, यानी इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, ये हमारा फाई जेड अपान z-0 का होल अप स्क्वायर है। तो फाई जेड की वैल्यू एक्चुअल में हमने फाइंड कर ली है 1 अपान 1 की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है प्लस z अपान फैक्टोरियल 2 प्लस
जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस एंड सो ऑन। इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इतना लिखने के बाद हम लोग इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका एक्सपेंसन कर सकते हैं इसको, लेकिन एक्सपेंसन करने के लिए हमें इसको ऊपर ले जाना होगा। लेकिन Z2 तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो अभी तो पावर प्लस की 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 1। तो हमें चूँकि डिफ्रेंसीशन करना है इसका, तो ये पावर हो जाएगी -1, यानी 1 प्लस Z अपान फैक्टोरियल 2 प्लस Z स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन होल पावर ये -1 कर लें। और इसका एक्सपेंसन हम अगर कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हम बता देते हैं, 1 हो और फिर कोई भी जैसे कि Z या X ले लेते हैं तो उसकी पावर n हो तो फार्मूला होता है 1 प्लस, ये तब यूज़ करते हैं ये पावर n इंडेक्स हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के कोई और हो, जैसे कि हमारा -1 है तो फार्मूला होता है 1 प्लस NX प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी होता है। स्पेशल केस में अगर हम इसको -1 कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है तो हम यहीं पर देख लेंगे। तो इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस NX मीन्स Z होगा यहाँ पर, Z मतलब यहाँ पर पूरा ये Z मतलब मेरा यहाँ पर X है, X ये है पूरा, ये यहाँ पर X होगा, यानी इसकी कंपेयर करेंगे इससे तो यहाँ पर X की जगह पर देख रहे हैं पूरा ये ब्रैकेट है और N की जगह पर ये -1 है। तो इसे 1 प्लस X की पावर n समझें और फार्मूला क्या होता है 1 प्लस NX, तो n की वैल्यू -1, X की जगह पूरा ये ब्रैकेट, तो Z अपान फैक्टोरियल 2 प्लस Z स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर फिर अगला भी टर्म आएगा तो ये होगा -1 यानी n -1 यानी n के बाद -1 अपान में फैक्टोरियल 2 और स्क्वायर होगा। तो ये पूरी वैल्यू को लिखने के बाद आप उसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस टर्म की, फिर भी हम लिख दे रहे हैं Z अपान फैक्टोरियल 2 और प्लस Z स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन होंगे और ऐसे इनफाइनाइट तक टर्म आते रहेंगे। तो हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, हमें तो इस 5Z का डिफ्रेंसीशन चाहिए, वो भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि हमें m-1 टाइम्स डिफ्रेंसीशन करना है और m का मतलब है कि जो पोल का जो ऑर्डर है ये Z=0 पोल है उसका ऑर्डर यहाँ पर m की वैल्यू 2 है। तो 2-1 करेंगे यानी m-1 करेंगे तो m2-1 करना होगा यानी 1 आ जाएगा। तो 1 टाइम्स डिफ्रेंसीशन जिसे हम लोग 5Z से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर Z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसीशन करेंगे यानी 1 का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसको लिख दिया हमने। फिर माइनस कांस्टेंट है इसे बाहर रखते हुए इसमें टर्म बाई टर्म जब डिफ्रेंसीशन करेंगे तो देखेंगे 1 अपान फैक्टोरियल 2 जो लिखा है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 अपान फैक्टोरियल 2 बाहर लिख दिया यहाँ पर और Z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन मान। अगला टर्म जो है उसमें भी 1 अपान फैक्टोरियल 3 को हमने बाहर ले लिया और Z स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2Z आएगा। यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाला टर्म जो है वही उसी में Z नहीं आ रहा, बाकी जितने भी आगे के जो टर्म आएंगे वो उसमें Z होगा, चाहे वो हम इस ब्रैकेट की बात करें और यहाँ तो ऐसा कोई ब्रैकेट का टर्म ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही हमें Z उसका होल ऑफ स्क्वायर जो करेंगे तो Z स्क्वायर मिलेगा, उसका एक बार डिफ्रेंसीशन करेंगे तो उसमें Z का टर्म होगा। तो बाकी हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे एंड सो ऑन टर्म्स ऑफ Z। तो ये ना सिर्फ इसके लिए लेकिन क्योंकि हमने माइनस लगा रखा है तो ये तो खैर इसी ब्रैकेट के लिए हमें करना होगा, लेकिन साथ में प्लस करके लिख देंगे। ये सारे Z के टर्म होंगे, आगे जितने भी टर्म होंगे Z के काफ़ी बड़े बड़े टर्म होंगे। तो प्लस
टर्म्स ऑफ z इस तरीके से होंगे, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं, बस हर एक टर्म में z मौजूद होगा। क्योंकि z की वैल्यू जो होगी हम 0 रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पोल है वो 0 है, तो इससे क्या होगा कि 1/2 इंटू 1 ये 1/2 बन जाएगा। बाकी जो कि सभी में z आ रहा है तो ये टर्म में 0 हो जाएगा, और जितने भी टर्म हैं आगे उनके 0 हो जाएंगे। यानी इस टर्म की बात करें और उसके बाद जितने भी टर्म आएंगे वो सारे के सारे उसमें z होगा, और z की वैल्यू 0 रखने पर हर एक टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फाई डैश एट z=0 की वैल्यू -1/2 की जो वैल्यू होती है वो 1 × 2 होती है। इस तरीके से -1/2 आ गया फाई डैश 0 की वैल्यू। अब जो कि हमें इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए जो भी हमने लिखा था कि रेसिड्यू किसी पोल ए पर अगर फाइंड करें जिसका ऑर्डर m हो, तो वो इस फार्मूले से दिया जाता है, यानी फाई बराबर m-1 तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम रेसिड्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर द रेसिड्यू एट z=0 ऑफ ऑर्डर m बराबर है यहाँ पर 2 इज़ गिवन बाई, तो फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूले को देख के वैल्यू लिख रहे हैं। यानी फाई m की जगह पर हम 2 लिख दे रहे हैं, -1 एट a की जगह पर 0 है, अपान में फैक्टोरियल में m-1 इंटू -1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो कि ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये 2 में से बन जाएगा तो 1 टाइम डिफ्रेंसीशन जिसको हमने फाई डैश से डिनोट किया था, और ये बचा फैक्टोरियल 1 बचा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और चाहे 1 टाइम्स डिफ्रेंसीशन लिख दें या फाई डैश 0 लिख दें, बात एक ही। और इसकी वैल्यू भी हमने ऊपर निकाल रखी, -1/2 के इक्वल आई, तो लिख देंगे -1/2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ गया। तो 0 पर जो हमारा जो रेसिड्यू आया है वो माइनस का 1/2 आया, और बाकी के जो पोल हैं उनके z=2n⁻i, और ये इनफाइनाइट पोल है क्योंकि n की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, क्योंकि सभी का ऑर्डर जो है वो 1 है, यानी ये सिंपल पोल है। और सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू निकालने का ये फार्मूला होता है, पहले हम वो लिख देते हैं, उसके बाद हम इन सब के लिए एक कॉमन वैल्यू को निकाल लेंगे। यानी तो सबसे पहले फार्मूला देख लें सिंपल पोल के लिए। इफ़ z=a इज़ ए सिंपल पोल, अगर ये सिंपल पोल है ऑफ f z, यानी f z फंक्शन का किसी, तो देन रेसिड्यू एट द सिंपल पोल, तो सिंपल पोल पर रेसिड्यू इज़ गिवन बाई, तो पोल आपको मालूम ही है z=a है, जो हम ऊपर भी लिख चुके हैं। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा जो गिवन बाई, तो उसको हम लिख दे रहे हैं, ये एक लिमिट से दिया जाता है, यानी लिमिट z टेंस टू, हमारा फार्मूला में चूँकि पोल a है और z - a, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारा दूसरे जो पोल्स आए थे, यानी z=2n⁻i इनके लिए। तो और चूँकि ये सिंपल पोल थे इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर पहले ही हमने बता दी है। तो देयरफॉर द रेसिड्यू एट सिंपल पोल्स z=2n⁻i, तो इन पोल्स पर रेसिड्यू इज़ गिवन बाई, उसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू, पोल की तरफ जाएगी यानी 2n⁻i की तरफ, और z - 2n⁻i, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारा जो भी फंक्शन है f z। तो लिमिट z टेंस टू 2n⁻i, हमें आंसर जो भेजा गया तो उसमें इस वाले पोल के बारे में रेसिड्यू नहीं लिखा हुआ है, उस आंसर में सिर्फ 0 का ही दे रखा था। हो सकता है क्वेश्चन कुछ पूछने में वाला जो है वो चाह रहा था कि 0 पे ही फाइंड करना हो जो बुक में लिखा होगा, लेकिन शायद मिस प्रिंट हुआ होगा।
तो एफ जेड की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लिखते हैं जेड और e⁻z माइनस का 1। अगर हम यहाँ पर जेड की जगह पर 2n पाई रख देते हैं तो ये जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा। और अभी हम लोग देख चुके हैं पीछे शुरुआत में कि ई की पावर अगर हम रख देते हैं 2n पाई आई तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 में से बन जाएगा तो 0, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, यानी इसमें जो फॉर्म है उसकी वो 0/0 हो जाएगी। यानी 0/0 जब फॉर्म होती है तो यहाँ पर इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम रियल हॉस्पिटल रूल, यानी जिसे हम लोग को लोपिटल रूल बोलते हैं, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। z टेंस टू 2n पाई। तो लोपिटल रूल में ये होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है जो कि इतना है, 1 में से 2 करेंगे ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर ये है, तो दोनों को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर दें, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर दें। तो इसको अलग करना होगा, इसको अलग करना, पूरे एक साथ नहीं करना होगा, ध्यान रहे। तो न्यूमरेटर का जब करेंगे यानी z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसीशन तो 0 हो गया। यहाँ पर हम डिफ्रेंसीशन करने जाएंगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड जब करेंगे तो e की पावर z का e की पावर z और 1 का तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज ए e की पावर z माइनस 1, और फर्स्ट फंक्शन जो कि z है, z के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसीशन जो होगा 1 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंस टू 2n पाई आई 1 अपान में। अब यहाँ से देख रहे हैं e की पावर z दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर z कॉमन होने पर z प्लस का 1 बचेगा, और ये माइनस का 1 हमारा अलग है। अब लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर b मिले हमको z वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो e की पावर 2n पाई आई और 2n पाई आई प्लस का 1 और ब्रैकेट ओपन करेंगे के बाद जो है माइनस का 1। अब e की पावर 2n पाई आई पहले ही हम लोग देख चुके हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, और 2n पाई आई प्लस का 1 माइनस का 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको फिर ब्रैकेट में लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये वैल्यू लिख देंगे 2n पाई आई प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ चुकी है 2n पाई आई। तो आई का ऊपर नीचे चाहे तो इंटू कर दें या यही आंसर कर दें। अगर आई से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो अपान में जो है आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो माइनस को हम शुरू में लिख देंगे 1/2n पाई, और ये आई ये रेसिड्यू हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।